तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार होने जा रहा है। कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होगा। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये खबर स्पष्ट हो गई है कि कल शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कौन कौन से नाम होंगे, इसको लेकर भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब यह तय है कि विस्तार किया जाएगा। कौन कौन शामिल किया जाता है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं। खबर ऐसी भी है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां से कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी यहां दी जा सकती है। तो किन किन मंत्रालयों में विस्तार होने वाला है, किन किन को जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जिन्हें फोन कॉल कर दिल्ली बुला लिया गया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है, अनुप्रिया पटेल का नाम शामिल है और भी बहुत से नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मोदी कैबिनेट का कल शाम 6 बजे विस्तार होने जा रहा है। दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली कॉल कर कुछ लोगों को बुला लिया गया है और अब यह देखना है कि कौन कौन से चेहरे जो हैं शामिल किए जाते हैं। लेकिन अब यह तय है कि शाम 6 बजे कल कैबिनेट का विस्तार होगा। बैठक में थावरचंद गहलोत को बधाई देने के अलावा तो सब कुछ अब साफ होते जा रहा है। कल शाम को शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी, तो रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अहम जानकारी देते हुए, क्योंकि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है। अब यह देखना है कि उनकी जगह किसको जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चाएं की जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल यहाँ पर हैं, पंकज चौधरी यहाँ पर है जिनको फोन गया था। उसके अलावा जो ललन सिंह है उनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पहुँच गए हैं। और रामनाथ ठाकुर जदयू कोटे से, उनके भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं जिनके पास भी फोन गया है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ तक कि बीएल संतोष भी कुछ लोगों को फोन किए। तो कहीं ना कहीं यह है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं उनको सबको सूचित पिछले 1-2 दिन से कर दिया गया था और अधिकतर आज शाम तक या फिर आज दिल्ली पहुंच गए, ऐसी जो हमें जानकारी मिल रही है। विशाल जी, तो जेपी नड्डा के घर के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। बहुत सारे लोगों को दिल्ली बुला भी लिया गया है। अब ये स्पष्ट है कि 6 बजे जो है विस्तार होने जा रहा है। अब देखना यह है कि तरजीह किन चीजों को दी जाती है। परफॉर्मेंस को उसमें आधार बनाया गया है। परफॉर्मेंस का पूरी तरह से ऑडिट हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों के साथ मंथन किए, उनके विभागों के बारे में चर्चा किए, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1 साल से या फिर 1.5 साल से, उसके बारे में सीधे तौर पर उनसे जानकारी भी ली है। जो जानकारी मिल रही है उसमें उन्होंने नाराजगी भी जताई है। कई मंत्रियों से सीधे तौर पर नाराजगी भी जताई है कि उनको अपने विभागों के बारे में बहुत सी जानकारी नहीं है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि हम बहुत कड़े फैसले लेने वाले हैं। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ राजे रजवाड़े वाले नहीं चलाने वाले हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुनकर हैं, जनता के लिए ही काम करना है। इस तरह कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जो परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ है उसमें कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में बहुत से परफॉर्मेंस ऑडिट से प्रधानमंत्री नाखुश भी दिखाई दिए हैं, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले जिन राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश, वहाँ के जातीय समीकरण को साधना है। किसान आंदोलन का कारण से हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जाट कम्युनिटी को भी साधना। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लिहाज से कैबिनेट विस्तार बहुत अहम हो जाता है। शायद यही कारण है कि अनुप्रिया पटेल तक का नाम अब इस रेस में शामिल है और क्योंकि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया तो उनकी जगह भी खाली हो जाती है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि चुनावी राज्यों को तरजीह दी जा सकती है। जो चीज चाहते थे प्रधानमंत्री, वो मंत्रिमंडल से नहीं हो पाया है। संगठन उस तरह से सक्रिय नहीं रही है कोविड कारण से, और बार बार इसके कारण से आप देखिए कि सेवा ही संगठन एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन जो अगर कहा जाए कि फेरबदल क्यों करना पड़ा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कोविड के कारण से जो निष्क्रियता रही है वो एक प्रमुख कारण रहा है कि नए लोगों को लाया जाए, युवाओं को लाया जाए, जिससे कि नई ऊर्जा के साथ आगे आने वाले 3 साल में बेहतर काम करके दिखाया जाए, जनता के बीच में बेहतर ढंग से जाया जाए। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है इस मंत्रिमंडल के विस्तार में। वहाँ के जातीय समीकरण को साधना होगा। जिस तरह से राजभर बाहर है, अपना दल
को अगर लाना है, उनके वहां सहयोग लेना है तो उनको मंत्रिमंडल में लाना होगा। निषाद पार्टी से जो परवीन निषाद एक सांसद है, हालांकि वो बीजेपी कोटे से ही सांसद है, उनको मंत्रिमंडल में लाना होगा। जो राजभर से है राज्यसभा सांसद बीजेपी के, उनको बलिया से आते हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में लाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी है या वर्ग है, कई ऐसे वर्ग है जो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्वांचल में, उन सबको जगह देना जरूरी था। और जाट कम्युनिटी में अगर बेहतर ढंग से और प्रसारित करना है बीजेपी के कार्यक्रम को या मोदी मंत्रिमंडल की योजनाओं को, तो कुछ जाटों को भी इसमें शामिल करना जरूरी था। क्योंकि अभी बहुत बड़ा चेहरा अगर जाट में देखा जाए तो संजीव बालियान ही एक ऐसा चेहरा थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, लेकिन हरियाणा से भी लाना है तो माना जा रहा है कि वहाँ से एक जाट लोकसभा सांसद है, उनको लाया जाएगा। इस तरह से ब्राह्मण कम्युनिटी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी महेंद्र नाथ पांडे हैं, ब्राह्मण एक बड़े चेहरा है, लेकिन हो सकता है कि एक और किसी बड़े चेहरे को लाया जाए। ओबीसी चेहरा, दलित चेहरा, एसपी बघेल हो सकते हैं या दूसरे और भी कठेरिया हो सकते हैं। इस तरह कई ऐसे नाम हैं जिस पर कल मुहर लग जाएगी जो शपथ लेंगे। तो एक बड़ा कारण विधानसभा चुनाव भी रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी रहा है, और तीसरा अगर देखा जाए तो सहयोगी दल। अभी देखिए विशाल, रामदास अठावले का अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए गठबंधन दल से कोई नहीं है। शिवसेना बाहर है, अकाली दल बाहर है, लोजपा रामविलास पासवान के डेथ के बाद कोई उसमें सदस्य नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केवल एनडीए घटक दल से रामदास अठावले थे। ऐसे में एक विस्तार देना जरूरी था, इसलिए अपना दल का अनुप्रिया पटेल हो या फिर जदयू कोटे से अगर देखा जाए तो उसमें भी मंत्री बनाया जा रहा है। जैसा कि खुद नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया कि आरसीपी दिल्ली गए हुए बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक विस्तार भी दिखाई देगा एनडीए घटक दल का। अगर और आने वाले दिनों में अगर शिवसेना के साथ बात बनती है तो उसको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। इस तरह की बातें हो रही है। और इसके अलावा जी बिल्कुल, अपने सहयोगी दलों को साधना होगा, शायद ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है यूपी में भी, क्योंकि हमने देखा कि कई छोटे दल अब छिटकने लगे थे एनडीए से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि छोटे दलों को भी साधा जाए, साथ ही साथ जातीय समीकरण को बनाकर रखा जाए। दलितों की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है, ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी। परफॉर्मेंस नहीं करने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में या फिर बड़े नेताओं में यह जरूर लगा होगा कि जो एक मुकाम कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था या फिर विपक्ष को धराशायी करने का जो एक नारा लगा है, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम तक वो चाहते थे। ऐसे में जो गठबंधन के साथी अभी मौजूदा हैं उनको तो सहेज कर रखा जाए और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की सरलता बरती जाए या फिर उसमें एक थोड़ा लचीलापन लाया जाए। क्योंकि पिछले 6-7 साल में गठबंधन के जो सहयोगी दल रहे उनका यही आरोप रहा है कि उनकी पूछ नहीं होती है, एनडीए की कोई बैठक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए का विस्तार करने की जरूरत पड़ गई है। इसी कारण से आप देखिए कि हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में एडीएमके का जो राज्यसभा सांसद है उनको भी जगह दिया जाए, एक सदस्य को यहाँ मंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक दिखाने के लिए भी कि एनडीए घटक दलों के साथ बीजेपी अच्छा व्यवहार करती है और आने वाले दिनों में जो भी इसमें शामिल होगा उसको भी पुरस्कार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि हार के बाद एक नई सोच के साथ नई दिशा में आगे बढ़ने वाली बात होती है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में ये विचार जरूर हुआ कि एनडीए घटक दलों का विस्तार भी करना है और जो लोग हैं अभी उनको सहेज कर रखा जाए। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में सियासत चेंज होगी, हो सकता है अकाली दल से बेहतर संबंध मजबूत हो और आगे जाकर तो शिवसेना और अकाली दल एक आगे चलकर गठबंधन में वापस आ सकते हैं। ये लचीलापन ये दिखाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, ऐसे में अब बीजेपी ने मंथन करना शुरू किया और सबसे बड़ा उसका सॉल्यूशन यही निकला है कि कैबिनेट विस्तार में ऐसे चेहरों को जगह दी जाए। क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में निषाद पार्टी और अपना दल जो कि सहयोगी पार्टी है, काफी लंबे समय से सहयोगी पार्टी रहे हैं, ऐसे में इन्हें कैसे जगह दी जाती है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा नाराजगी है बीजेपी के लिए, इसीलिए उस नाराजगी को भी कैसे दूर किया जा सकता है, ये एक बड़ा फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई है। लगातार अटकलें लग रही थी, लेकिन अब उन सभी अटकलों को विराम दे दिया गया है। यानी कि कल 6 बजे जो है कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी ये कैबिनेट विस्तार करने जा रही है, इसमें उत्तर प्रदेश से कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। लगभग 10 मंत्री जो हैं शामिल हो सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को साधने की भी कोशिश की गई है। कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो ओबीसी का होगा। नई कैबिनेट में एससी एसटी के 10 मंत्री होंगे, क्योंकि मोदी कैबिनेट ये एक मैसेज भी देना चाहती है कि ये पार्टी, ये सरकार गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। इसीलिए ये भी हो सकता है कि ऐसे चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जाए। साथ ही साथ जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट कराया गया, ऐसे कौन से मंत्री रहे जिन्होंने
पदभार तो संभाल लिया, लेकिन अपने मंत्रालय को सुचारू रूप से नहीं चला पाए, या फिर जनता में नाराजगी है। इस कोरोना काल में किस किसने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, उसको लेकर भी परफॉर्मेंस ऑडिट कराया गया, नाराजगी भी जाहिर की गई। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि हमें इस बात का डर नहीं कि कोई हमसे नाराज होता है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। रीता बहुगुणा जोशी, मोदी कैबिनेट विस्तार में कल इनका चेहरा भी सामने आ सकता है। संभावित चेहरे कौन कौन से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी, ये दो नाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े चेहरे हैं, और क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और चुनावों को देखते हुए लगातार बड़े फैसले, कड़े फैसले यूपी के लिहाज से लिए जा रहे हैं। कल कैबिनेट विस्तार में भी यूपी बड़ा प्रतिनिधित्व कर सकता है, यूपी से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। अभी महेंद्र नाथ पांडे एक बहुत बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा भी है, यूपी से एक बड़ा चेहरा है, वो शामिल हैं। अब ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, ये दो नाम सामने आ रहे हैं। और कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? अनुप्रिया पटेल, क्योंकि सहयोगी दल ना नाराज हो जाए। एनडीए में पहले भी हमने देखा कि सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में सहयोगी दल नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए, तो अपने सहयोगी दलों को भी मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अनुप्रिया पटेल को भी शामिल करने की बात की जा रही है। निषाद पाटिल को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो एमपी के दौरे पर थे, लेकिन अपने दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच गए, उन्हें भी कल शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ में जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये संभावित नाम है।